गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जांतव रेशे के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि जांतव रेशे के अंतर्गत दो रेशे पाए जाते हैं। एक वो रेशा जो हमें बालों से प्राप्त होता है जिसे हम हेयर फाइबर कहते हैं, और एक वो रेशा जो हमें सिक्रीशन के द्वारा प्राप्त होता है, स्राव के द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम रेशम का रेशा कहते हैं। यानी दोनों को यदि हम देखें तो एक जानवरों के बालों से प्राप्त रेशा है जिसे ऊन फाइबर कहा जाता है, ऊनी रेशा कहा जाता है, और दूसरा जो स्राव से प्राप्त होता है उसे सिल्क रेशा कहा जाता है। लेकिन दोनों के अंदर समानता ये पाई जाती है कि दोनों के अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी उपस्थित होती है, अतः इन्हें प्रोटीन रेशा भी कहा जाता है। इसी कारण से दोनों के अंदर काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करें इतिहास के बारे में, तो इतिहास को यदि हम देखें तो सर्वप्रथम ऊनी वस्त्रों का जो निर्माण है वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था, और यहाँ प्राचीन काल से ही उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ के वस्त्र अपनी अलौकिक श्रेष्ठता, कोमलता, बारीकी, गर्माहट और आकर्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इसके बाद भी यदि हमने देखा कि 13वीं शताब्दी तक स्पेन के अंदर भी ऊन का उत्पादन होने लगा था। यहाँ का ऊन मैरिनो ऊन जो बहुत प्रसिद्ध है, और आज भी यहाँ मैरिनो वूल काफ़ी प्रसिद्ध है। मैरिनो ऊन उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ ऊन होते हैं। इनके बने हुए वस्त्र अति कोमल, बारीक, सौंदर्यमय, आकर्षक होते हैं। अतः अन्य देशों ने भी स्पेन से मैरिनो जाति की भेड़ों को मंगाकर अपने यहाँ पाला तथा ऊन की किस्मों का उन्नत और श्रेष्ठ बनाया। भारत में भी यदि हम देखें तो बहुत ही प्राचीन काल से ऊन का उत्पादन किया जाता रहा है। इसका प्रमाण ऐतिहासिक साक्ष्यों और मोहनजोदड़ो के समय खुदाई से प्राप्त जो प्रतिमाएं हैं उस समय मिलता है, जिन पर आकर्षक डिजाइनों के निर्मित ऊनी वस्त्र लपेटे गए हैं। भारत में भी ऊनी वस्त्र, कंबल, शॉल, फहरन और अन्य परिधान अपनी श्रेष्ठता, बारीकी, अलौकिक सुंदरता और सूक्ष्मता, गर्माहट आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। कश्मीर का जो पश्मीना शॉल है, जो आज भी अपनी श्रेष्ठता, सुंदरता, उत्तमता, कोमलता और आकर्षक डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध है, और आज भी इसका उत्पादन काफ़ी होता है और दूर दूर तक इसकी डिमांड होती है। लेकिन जब अंग्रेज हमारे राज्यों में आए और उनका पदार्पण हुआ, तब इस उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंची। उन्होंने इस उद्योग को केवल हानि ही नहीं पहुंचाई बल्कि इसे नष्ट भी कर डाला। इस उद्योग एवं कला से जुड़े तमाम लोग इसे छोड़कर जीविकोपार्जन हेतु अन्य कार्य करने लगे, जिससे दिन प्रतिदिन इस कला का ह्रास होता गया। अंग्रेजों का उद्देश्य यही था कि भारत की कला और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं ऊन की प्राप्ति के साधन क्या हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये जांतव रेशा है और बालों से प्राप्त रेशा है, अतः इसे बाल रेशा भी कहा जाता है, और इसके अंदर प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। लेकिन ऊन की प्राप्ति मुख्य रूप से जानवरों से प्राप्त होती है और उनके बालों से प्राप्त होती है। लेकिन जानवरों की नस्ल, आहार, स्वास्थ्य, देखरेख, पालने की रीति, स्थान विशेष, जलवायु आदि पर इसका उत्पादन निर्भर करता है और इसकी क्वालिटी निर्भर करती है। उनका खान पान कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, देखरेख आदि पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठंडे प्रदेशों में देखें तो भेड़ों से प्राप्त ऊन नरम, महीन, बारीक, लंबे होते हैं, जबकि उष्ण प्रदेश की भेड़ों से प्राप्त ऊन कड़े, रुक्ष, खुरदुरे, तार के समान चमकीले, कड़कीले और छोटे होते हैं। उत्तम कोटि के ऊन से अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ वस्त्र भी बनाए जाते हैं। ऊन की प्राप्ति मुख्यतः भेड़ों से होती है, परंतु कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, जैसे ऊँट है, खरगोश है, हिरण, बकरी, मृग, लोमड़ी आदि। कुछ विशिष्ट जाति के पशुओं के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। ये पशु ठंडे प्रदेशों में अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं। इनके बालों से प्राप्त ऊन से बने हुए वस्त्र काफ़ी महंगे और बहुमूल्य होते हैं। ये सुंदर भी होते हैं, विशिष्ट श्रेणी के भी होते हैं, और इन्हें विशिष्ट हेयर फाइबर यानी स्पेशल हेयर फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि ये फाइबर दुर्लभ पशु के बालों से प्राप्त होते हैं। दुर्लभ पशु अत्यंत कम संख्या में आज भी हैं, और साथ ही उनके शरीर से अति अल्प मात्रा में ऊन प्राप्त होती है। अतः ऐसे दुर्लभ जानवरों को पालने का प्रयास भी किया गया, लेकिन अभी तक सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाई है। विक्यूना एक दुर्लभ जाति का ऊँट है, जिसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है, जिसे मिंक कोट के नाम से जाना जाता है। यह अपनी अद्वितीय सुंदरता, अलौकिक गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसकी जो उत्कृष्टता है और बारीकी है, उसकी भी कोई कहीं पर भी बराबरी विश्व में नहीं है। इसी तरह से अन्य प्रकार के दुर्लभ जानवर हैं जिनके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अंगोरा बकरी
यह एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं, अंगोरा कहलाती है। इनके बालों को मोहेर के नाम से जाना जाता है और इनके भी बाल सूक्ष्म, कोमल और चमकदार, लचीलेपन, लंबाई लिए हुए होते हैं और बालों में प्राकृतिक गोलाई विद्यमान होती है जिससे अति सुंदर, उत्कृष्ट और कोटि के वस्त्र इनसे बनाए जाते हैं। कश्मीरी बकरी यानी कैश्मीर गोट, कश्मीरी बकरी के बालों से उत्कृष्ट श्रेणी के ऊनी वस्त्र बनते हैं। इस बकरी का नामकरण भी कश्मीर में बनने वाले महीन जो शॉल हैं उनके ऊपर रखा गया है। इसके शरीर से बालों की 2 परतें प्राप्त होती है, ऊपरी परत और निम्न परत। ऊपरी परत जो है वो कड़े और रुक्ष और खुरदुरे होते हैं और जबकि नीचे वाली परत जो है चमकदार होती है, कोमल और चिकने बनते हैं। तीसरा जो है विक्यूना, विक्यूना भी एक प्रकार की ऊँट की जाति ही एक दुर्लभ जानवर है। इसके बाल अत्यंत सूक्ष्म, कोमल, फिसलने वाले, चमकदार और बारीक होते हैं। इनका रंग क्रीम, हल्का भूरा अथवा भूरा होता है। इनके बालों से विश्व के सबसे महंगे कोट जो है, पहले भी हमने बताया है कि मिंक के कोट बनता है जो बहुत ही कम लोगों के पास पाया जाता है। विक्यूना पेरू के पेरू प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है। पेरू सरकार ने इसके संरक्षण का भार उठाया है। लामा एक और प्रकार का ऊँट की ही जाती है। इसके बालों से भी दो परतें प्राप्त होती है। ऊपरी परत के बाल लंबे, घने, भारी और मोटे होते हैं और नीची परत के बाल जो है मुलायम, कोमल एवं बारीक रेशों से प्राप्त होता है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवर बालों के साथ साथ सामान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अंगोरा खरगोश, अंगोरा खरगोश मूलतः फ्रांस में पाया जाता है। इसकी कुछ विशेष जातियां टर्की में भी पाई जाती है। इनसे बने हुए जो वस्त्र हैं वो भी कोमल, बारीक, मुलायम और सूक्ष्म रेशा इनसे प्राप्त किया जाता है। अल्पाका, अल्पाका भी पेरू प्रदेश में पाया जाता है और यह जानवर भी लामा के समान दिखाई देता है। इसके बाल लंबे, कोमल और घने होते हैं। इनके बालों से प्राप्त रेशों की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। इसके बाद आता है 2 कुंभ वाले ऊँट यानी 2 हैम्पर्ड कैमल, जो एशिया, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा मंगोलिया में पाए जाते हैं। अरब के गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों तक इस जाति के ऊँट पाए जाते हैं। अब ऊँट के शरीर से 2 प्रकार के जो बाल प्राप्त होते हैं, ऊँट के गर्दन के व पेट के हिस्से से प्राप्त बाल, जो कि यहाँ हम देखें तो ऊँट के शरीर से 2 प्रकार के बाल प्राप्त होते हैं। ऊँट के गर्दन व पेट के हिस्से से प्राप्त बाल के उत्तम कोटि के ऊन प्राप्त होते हैं। ऊँट के पीठ, टांग, सिर व अन्य भागों से प्राप्त निम्न कोटि के होते हैं। ऊन समय समय पर अपने बालों को स्वतः ही झाड़ देते हैं, जिसे एकत्रित करके भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो ऊन जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों से प्राप्त होते हैं और ऊन एक ही भेड़ से भी प्राप्त अगर हम देखें तो अलग अलग श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम ऊनी रेशों का वर्गीकरण करें तो संपूर्ण विश्व में देखें तो विभिन्न प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के ऊन मिलते हैं। लगभग 40 से भी ज़्यादा प्रकार की भेड़ों से ऊन प्राप्त होता है। अब भेड़ों से प्राप्त जो ऊन है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आता है मेमने की वूल यानी लैम्ब वूल। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। 8 माह के भेड़ के जो बच्चे हैं उनके पीठ और गर्दन से उतारे गए बाल उत्तम कोटि के होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म, बारीक और मुलायम होते हैं। परंतु चूँकि ये भेड़ें अपरिपक्व होती है, इनके रेशों में पर्याप्त मजबूती नहीं पाई जाती है। इसके अलावा हॉगेट वूल यानी 12 से 14 महीने के भेड़ों से जो प्राप्त होती है उसे हॉगेट कहा जाता है। कुंवारी या वर्जन वूल जो है, ऐसी ऊन पूर्णतः नई होती है। इनका प्रयोग पूर्व में नहीं हुआ होता है। वेदर वूल यानी 14 माह की भेड़ों के शरीर से पहली बार ऊन काटने के पश्चात दूसरी बार काटे जाने वाली जो वूल है वो वेदर वूल कहलाती है। खींची हुई ऊन जो है पुल्ड वूल, कुछ भेड़ों को जो है मांस के लिए मार दिया जाता है और मारने के पश्चात उनके बालों को खींचा जाता है। इसके लिए उसके शरीर पर चूना लगाकर या अन्य रासायनिक केमिकल का उपयोग किया जाता है, जिससे ऊपर वाली जो परत ढीली पड़ जाती है और उनके बालों को खींच लिया जाता है। क्योंकि इस पर रसायन का उपयोग किया जाता है तो ये रेशे थोड़े से निर्बल हो जाते हैं। कोटी वूल जो है, भेड़ों को जो लालन पालन में जब प्रतिकूल परिस्थितियों एवं मौसम में होता है, साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार खाने को नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में जो प्राप्त होती है वो निम्न कोटि के होते हैं, जिसे कोटी वूल भी कहा जाता है। टैग्लोकून भी निम्नतम श्रेणी के अंतर्गत आती है। टूटे फूटे बदरंग ऊन जो है वो टैग्लो वूल कहलाते हैं।
मरे हुए जानवरों से प्राप्त जो ऊन है वो मृत वूल कहलाती है। कालीन कारपेट वूल यानी वो ऊन जो कड़ी होती है, खुरदुरी होती है, रुक्ष होती है, छोटी होती है, इनसे पहनने के जो वस्त्र रहते हैं वो पहनने के योग्य नहीं होते हैं, बल्कि इनका उपयोग केवल दरी, कारपेट इत्यादि के लिए बनाने के लिए किया जाता है। इसे वूल कहा जाता है।